सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत अच्छा। ऑनलाइन में भी सभी को गुड मॉर्निंग। समीर, कृष्ण, कुंदन और अच्छा, आज ऑनलाइन है क्या? वेरी गुड। चलिए, अच्छा तो एक और कुंदन होंगे। क्या बात, वेरी गुड। अच्छा तो बताइए, क्या पढ़ा आपने? कल क्या किया? कल क्लास नहीं थी तो कुछ प्रोडक्टिव आपने किया होगा, इतनी उम्मीद है मुझे आपसे। क्या किया था बेटा, सच सच बताओ। पक्की बात है, रिवीजन किया है? नहीं, जरूरी भी है। और पीवाईक्यूज लगा रहे हैं आप पीटी के? हाँ, पक्की बात है। स्कोर कैसे चेक कर रहे हैं आप अपना? किस तरीके से आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो? तो इस साल नहीं दे रहे हो ना? गुड। चलिए, क्लास के बाद, आज का टॉपिक डिस्कस करने के बाद आपसे बात करते हैं आप पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिस करना। ठीक है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, उसका भी एक सही तरीका होना चाहिए। ठीक है, ओ माय गॉड, गुड मॉर्निंग रुखसार। आई थिंक मैंने आपको पहचान लिया है। गुड मॉर्निंग सचिन, आंचल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम जो लास्ट क्लासेस में हमने जो पढ़ा है, एक थोड़ा उसका रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा, 1905 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1905, 1905 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई शुरुआत हम कह सकते हैं यहां से। ठीक है, भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की नई शुरुआत 1905 से, 1905 से। क्यों हम 1905 के बाद का जो समय है, हम ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन की एक नई शुरुआत भारत में हुई? इससे पहले से भी राष्ट्रवाद चल रहा था ना, 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से। ठीक है, फिर 1905 क्यों? क्योंकि अभी तक 1885 से जो राजनीतिक जागरूकता बनाई जा रही थी ना, जो राष्ट्रवाद का प्रसार किया जा रहा था, अखिल भारतीय स्तर पर लोगों को बिना किसी भेदभाव, बिना क्षेत्रीय भेदभाव, बिना वर्ग जाति भाषा के भेदभाव के एकजुट करने की जो कोशिश की जा रही थी, एक मंच पर लाया जा रहा था, उसका जो परिणाम है ना, वो नजर आया कहां से? 1905 से। ठीक है, 1905 से कैसे? 1905 में ब्रिटिश शासन के द्वारा एक ऐसी योजना बनाई गई, एक ऐसी नीति बनाई गई, ठीक है, जिसने भारत के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव छोड़े। ठीक है, वो नीति क्या थी? बंगाल को विभाजित करने की नीति, बंगाल का विभाजन किया। अब इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव कैसे पड़े? सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा विभाजन का, जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था? पॉजिटिव इंपैक्ट ये था कि बंगाल जब विभाजित हुआ तो भारतीयों को ये समझ में आया क्लियरली कि दे आर डिवाइडिंग अस, ये हमें अलग अलग कर रहे हैं, हमें विभाजित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, हमें हिंदू और मुस्लिम धर्मों के आधार पर बांटा जा रहा है। क्यों? ताकि राष्ट्रवादी आंदोलन की स्पीड को, उसकी जो रफ्तार है, उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो किया था विभाजन करने के लिए, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला कि और ज्यादा राष्ट्रवाद तेज हो गया, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो और ज्यादा तीव्र हो गई। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा इसका?
इसका नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि भारत के अंदर एक संप्रदायवाद की शुरुआत हो गई, वो भी औपचारिक तरीके से, है ना, ऑफिशियली। नकारात्मक ये इसका इम्पैक्ट रहा। ठीक है, अब 1905 के बाद से भारत में जो राष्ट्रवाद की जो रफ्तार बढ़ी उसको हमने किस परिप्रेक्ष्य में देखा, कैसे देखा कि भारतीय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का हिस्सा बने। तो स्वदेशी आंदोलन आया भारत में और बहिष्कार, बहिष्कार किसका, विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का। और स्वदेशी में क्या था, स्वदेशी आंदोलन में क्या था, स्वदेश में निर्मित वस्तु और सेवाओं का प्रोत्साहन दिया गया, है ना, उनका निर्माण किया जाने लगा। और इसी के बाद से 1905 के बाद से हम भारत में राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल कॉलेज की स्थापना देखते हैं। ठीक है, उद्योगों की स्थापना देखते हैं। जो हस्तशिल्प उद्योग जो भारत का नष्ट हो चुका था उसको रिवाइव किया जा रहा था। ठीक है, पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे थे। भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर या ये कहें कि भारतीयों के द्वारा उद्योगों की शुरुआत की जा रही थी। ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसी सेवाओं की भी शुरुआत हो रही थी। तो ये हम कह सकते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी थी वो क्या हो रही थी, इकोनॉमी और सोसाइटी वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही थी, वो भी किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा। तो ये इसका एक सकारात्मक पहलू हुआ। ठीक है, अब यही दौर चलता रहा और इसी राष्ट्रवाद की वजह से ही, मतलब इसी नेशनलिज्म की जो भावना थी, इसमें विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ। अलग अलग विचारधाराएं आई। एक विचारधारा कैसी थी कि शासन के साथ सहयोग करते चलिए और ये जो विभाजन विरोधी आंदोलन है इनको बंगाल तक सीमित रखिए। और एक पक्ष कैसा हो गया कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो विभाजन विरोधी आंदोलन है सही अवसर है, राष्ट्रवाद है जनता के अंदर, सही अवसर है, इसको उपयोग किया जाए और बहिष्कार आंदोलन को पूरे भारत में लेकर जाया जाए। जो नरमपंथी विचारधारा वाले थे वो स्वदेशी आंदोलन को तो पूरे भारत में प्रसारित करना चाहते थे क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है, समझ रहे हो। और अगर बहिष्कार आंदोलन को अगर पूरे भारत में ले जाया जाता तो क्या करना पड़ता, सारे पदों से पीछे हटना पड़ता, त्यागपत्र देना पड़ता। तो ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय था, बड़ी टेंशन थी कि अगर सेवाओं का बहिष्कार कर दिया जाएगा पूरे भारत के स्तर पर तो शासन से हम बाहर हो जाएंगे। इतने प्रयासों के बाद तो हमें प्रतिनिधित्व मिल रहा है और अब अगर बहिष्कार आंदोलन को पूरे भारत में लेकर जाया जाएगा तो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा राष्ट्रवाद को सप्रेस करने में, इसको दमन करने में। अब यही जो विचारधारा जो अलग अलग हो गई, इसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। ठीक है, 1907 के कौन से अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी। ठीक है, तो 1907 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो ग्रुप बन गए, दो समूह बन गए, एक नरमपंथी और दूसरा गरमपंथी। गरमपंथी में मुख्य नेता कौन कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, है ना, ये मुख्य थे। ठीक है, 1907 तक आते आते भारत की राजनीति में एक और परिवर्तन हुआ था, बताइए क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन, है ना, मुस्लिम लीग का गठन, एक अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम एक संगठन बना। किस लिए बना, उद्देश्य क्या था इसका संगठन का, अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय का हित हो, उनके कल्याण के लिए कार्य करना, उनके विकास के लिए कार्य करना। ठीक है, तो 1907 तक ये काम हुआ। अब 1907 के बाद हम देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसमें जितने राष्ट्रवादी नेता थे, जितने बड़े स्तर के नेता थे, वो तीन हिस्सों में बंट गए। ठीक है, कौन कौन से, नरमपंथी, गरमपंथी और मुस्लिम लीग। और जब ये तीन ग्रुप बन गए तो ब्रिटिश शासन ने भी क्या किया, इन तीनों के लिए अलग अलग नीति अपनाई। नरमपंथियों के साथ किस तरह की नीति अपनाई गई थी, हाँ, इनको सहयोग किया गया
इनका सहयोग प्राप्त किया गया और इनको क्या विश्वास दिलाया गया कि हम आपका प्रतिनिधित्व बढ़ाएंगे। ठीक है, भारतीयों को शासन में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी देने का वादा किया गया, ये विश्वास दिलाया गया। अब ये जो विश्वास इन्होंने दिलाया कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, ठीक है, प्रतिनिधित्व में वृद्धि, ये बताइए इसके लिए सरकार ने क्या किया था, शासन के द्वारा क्या किया गया था। 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया। इसी अधिनियम को, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को ही एक और नाम से जाना जाता है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, मॉर्लेमेंटो सुधार के नाम से। इसमें क्या किया गया था, भारतीयों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि कर दी थी, संख्या बढ़ा दी गई थी। वहीं मुस्लिम लीग के साथ किस तरीके क्या नीति अपनाई थी, विकासात्मक नीति अपनाई गई थी। ठीक है, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने की बात की गई थी। ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश शासन में, प्रशासन में मुस्लिम समुदाय से भी लोगों को शामिल किया जाएगा, ये विश्वास दिलाया गया। तो इनके साथ भी सहयोग और इनके विकास की नीति अपनाई। इसके पश्चात हमने देखा गर्मपंथी दल के जो नेता थे, इनकी जो पॉलिसी थी वो कैसी थी, जो गर्मपंथी विचारधारा थी वो क्या कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को क्या कर रहे थे, वो तैयार कर रहे थे राष्ट्रवाद के लिए। शासन की आलोचनाएं होती थी, शासन की आलोचनाएं होती थी, ठीक है, और भारतीयों को उनका अतीत याद दिलाकर एकजुट करने के प्रयास हो रहे थे। ठीक है, किनके द्वारा, गर्मपंथियों के द्वारा। तो ब्रिटिशर ने इनके अगेंस्ट में कैसी पॉलिसीज, कैसी दमन की नीति अपनाई इनके प्रति। ठीक है, कैसी नीति अपनाई, दमन की नीति। क्लियर। और दमन की नीति में बताइए, जो गर्मपंथी दल के नेता थे, किन को जेल में भेजा गया था, बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। किस आरोप में, देशद्रोह के आरोप में। ठीक है, और उन्हें 6 वर्ष के लिए भेज दिया था, जेल में भेज दिया था 1908 में। ठीक, ये हुआ। अब एक तरफ 1909 में यहां पर प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, उसी 1909 का जो एक्ट था, उस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए। और पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के बाद, या पृथक निर्वाचन मंडल बनाने का मतलब क्या हुआ कि आप हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के बीच में अब प्रत्यक्ष रूप से फूट डाल रहे हो। मतलब वो क्षेत्र जहां पर अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम होगी, वहां पर वोट भी कौन देंगे, मुस्लिम ही वोट देंगे। वहां हिंदू जो अल्पसंख्यक जो समुदाय होगा, उसका कोई राजनीतिक अधिकार फिर नहीं है उस क्षेत्र में। अब जब वो वोट नहीं डालेंगे, जब वोटर कौन होंगे, मुस्लिम समुदाय से होंगे, जो कैंडिडेट जीत के आ रहा है, जो उम्मीदवार जीत के आ रहा है, वो भी कैसा होगा, वो भी मुस्लिम होगा। तो वो किसके हितों की बात करेगा, मुस्लिम हित की बात करेगा। तो क्या हो गया, शासन साइड में खड़ा हो गया, हिंदू और मुस्लिम को आमने सामने कर दिया। तो संप्रदायवाद को और ज्यादा गहरा किया 1909 के सुधार अधिनियम ने। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद हमने देखा 1911 में आते आते बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, इसके बाद 1914 से लेकर 1918, ये जो समय था 1914 टू 1918, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था बताइए, क्या क्या हुआ था इस टाइम में, चलिए सारे पॉइंट्स बताइए। सबसे पहले विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया गया था कि नहीं किया गया था, भारत को शामिल कर लिया गया था। क्यों, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। और विश्व युद्ध में शामिल होने का परिणाम क्या हुआ था भारत का, सकारात्मक था कि नकारात्मक था, पूरे के तरीके से। कैसे,
विश्व युद्ध में जब भारत शामिल हुआ तो परिणाम इसका क्या रहा? देखिए, अगर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, जो दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दिया, वो क्या था? नकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया। ठीक है, जैसे कि महंगाई दर में वृद्धि हुई, राजस्व बढ़ा दिया गया, किसानों की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, भुखमरी भी का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, और एक मेंटल और इमोशनल ह्यूमिलिएशन भी बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा। मानसिक और जिसे भावनात्मक तनाव कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा भारतीयों के प्रति, भारतीयों के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तरफ भारत की जनता को, भारत के बच्चों को कहां आप आर्मी में शामिल कर रहे हो, दूसरी तरफ उन्हीं के परिवारों के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, इतना शोषणकारी व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, तो एक डिप्रेशन वाली स्टेट में पहुंच रहे थे भारतीय। और डिप्रेशन के साथ साथ वो कहते हैं ना कि अगर किसी भी पर्सन को आप बहुत ज्यादा अगर सप्रेस करते हो तो या तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, या फिर एक चांस क्या है कि वो क्या करेगा? वो रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। तो भारतीयों ने क्या किया? रिएक्ट किया। ठीक, अब जो इसका पॉजिटिव जो हम देखते हैं, पॉजिटिव क्या रहा? पॉजिटिव क्या रहा? बिल्कुल, भारतीयों के मन में, जो लोग सेना में शामिल हुए थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, है ना, विश्वास बढ़ा उनका। और जो भारत में ही थे और भारत में रहकर जिन्होंने उन नीतियों को सहन किया, जो सप्रेसिव पॉलिसी, जो शोषणकारी जो नीतियां थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, उनके अंदर में कैसी भावनाएं आई कि अगर ये जो सरकार है ये विदेशी शासन ना होकर हमारा खुद का शासन होता, स्वशासन होता, तो ऐसी नीतियां नहीं अपनाई जाती। इसका मतलब क्या हुआ? इसने स्वशासन के लिए जनता को तैयार किया। ठीक है, अब इसी दौरान एक काम और क्या हुआ? 1914 में कौन आ गए थे? तिलक आ गए। जब तिलक आए तो उन्होंने क्या किया? नरमपंथी दल के नेताओं से बातचीत की। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? मुस्लिम लीग के साथ बातचीत की और 1916 में समझौता हुआ लखनऊ में, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस 1916 के समझौते ने क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों दलों को एक कर दिया, मतलब दो विचारधाराओं को वापस से मिला दिया, लोगों को मिला दिया, विचारधाराएं नहीं बदली। समझ रहे हो ना अंतर? दोनों विचारधाराओं के लोग एक हो गए। ठीक है, और किस उद्देश्य से एक हुए? कि अब जो स्वशासन की मांग की जाएगी उसमें नरमपंथी विचारधारा के नेता अपने तरीके से, गरमपंथी विचारधारा के नेता अपने तरीके से स्वशासन की मांग को उठाएंगे। और इसी में किसने सहयोग किया? मुस्लिम लीग ने भी सहयोग किया। ठीक है, और भारत के अंदर 1916 से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। होम रूल आंदोलन कहां, किन दो नेताओं के द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट और तिलक। अच्छा बताओ, बॉम्बे में किसके नेतृत्व में होम रूल आंदोलन चल रहा था? अच्छा, एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, अच्छा, पहले किसका आंदोलन शुरू हुआ था औपचारिक रूप से, ऑफिशियली? तिलक। अप्रैल में तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की और सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, अब 1916 से 1918 तक क्या चला? होम रूल आंदोलन चला। ठीक है, तो एक तरफ 1918 तक विश्व युद्ध चला, दूसरी तरफ 1918 तक होम रूल आंदोलन चला। और तीसरी एक और चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत थी ये भारत में, एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी गरमपंथी, ठीक है, और एक तरफ मुस्लिम लीग। इनके अलावा एक और वर्ग था जिसका इमर्जेंस हो रहा था, जो राइज हो रहा था, और उसे कहते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में। ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद।
रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। ठीक, जब आपने गदर पार्टी का नाम सुना होगा, तो वो गदर पार्टी क्या है? गदर पार्टी वाज द पार्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत। ठीक है, ठीक है, मतलब कैसा राष्ट्रवाद? जिसका स्वरूप कैसा था? क्रांति वाला, रिवॉल्ट वाला, हिंसक। ठीक है, तो एक तरफ नरमपंथी और गरमपंथी विचारधारा थी, उसी समय 20वीं शताब्दी में, ठीक है, एक और विचारधारा राइज हुई, एक और विचारधारा का उदय हुआ, उसे हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के नाम से पढ़ते हैं। तो ये भी पैरेलली चल रहा है, ये टॉपिक हम कल की क्लास में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कैसे अलग है गरमपंथी विचारधारा से, ठीक है, कौन कौन इसके प्रमुख नेता रहे, क्या क्या इनकी एक्टिविटीज रही। ठीक है, तो ये पढ़े और इनका योगदान क्या रहा। जब ये कल ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, एक टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो अभी से नरमपंथी, गरमपंथी और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, इन तीनों के बारे में सोचिएगा, इनका क्या योगदान रहा, विचारधाराओं में क्या अंतर रहा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तीनों का क्या योगदान था। क्या यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है? यूपीएससी ऐसे ही पूछता है, इन तीनों में से किसी एक का नाम रख देगा और कहेगा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके बिना राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया जा सकता था, या यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विचारधारा थी। ठीक है, तो आपको हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आगे भी ऐसे पूछे जाएंगे एनालिटिकल, क्योंकि कंपैरिजन होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए तीनों के बीच में, क्या तो अंतर है विचारधाराओं में। ठीक है, अगर अंतर नहीं होता तो तीनों एक ही होते, समझ रहे? और तीनों का अपना अपना योगदान है, किसी एक की भी जो एब्सेंस होती तो शायद इतना प्रभाव नहीं बनता, तीनों का अपना अपना महत्व है। इतना समझ में आ गया। अब हम पहुंच गए 1918 पे, ठीक है, 1918 पे, और यहां से हम आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे। आज वाले टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है बता देती हूँ। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, उसके बाद भारत में कौन कौन से मुख्य घटनाएं हुई, कौन कौन सी ब्रिटिश शासन के द्वारा नई नीतियां लाई गई। पहला हम यहाँ टॉपिक कवर करेंगे मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी के नाम से, मतलब ये जो सुधार थे, इन्हीं को एक एक्ट के माध्यम से लागू किया गया था, एक अधिनियम के रूप में इसको लागू किया गया था बाद में, जिसे क्या कहा गया था? भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है। इसी वर्ष 1919 में, ये सोच लीजिए, सुधार के लिए जो सिफारिशें आई थी, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने जो अपनी सिफारिशें दी थी 1918 में दी थी, उन सुधारों को लागू किस रूप में किया गया था? उनको लागू किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1919 के रूप में। मतलब अधिनियम जो इनकी सिफारिशें थी सुधार के लिए, इन दोनों ने जो सिफारिशें दी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन सुधारों को, उन सिफारिशों को अधिनियम के रूप में पारित कर दिया, पास कर दिया। समझ में आया? ठीक है, तो जो सुधार है वही क्या हुआ? फिर अधिनियम हुआ। ठीक है, 1919 में ही एक और रूल आया, जिसे क्या कहते हैं, एक और एक्ट आया, जिसे क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, ये जो रॉलेट एक्ट था, ये भारत का जो राष्ट्रवाद था और उपनिवेशवाद के विरोध में भारत में जो आंदोलन चल रहे थे, उपनिवेश विरोधी जो गतिविधियां भारत में चल रही थी, उनका दमन करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए रॉलेट एक्ट आया था। एक कमेटी का गठन किया गया था सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में, और उसी की सिफारिशों के आधार पर एक एक्ट पारित किया गया था, पास किया गया था। उसे क्या कहा गया था?
रॉलेट एक्ट कहा गया था, ठीक है, 1919। इसके बाद ये जो एक्ट आया, इस एक्ट का फिर क्या हुआ भारत में, इसका विरोध हुआ। तो इसका विरोध हुआ, उसके विरोध को हम किस नाम से पढ़ेंगे, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह के नाम से पढ़ा जाता है। क्या हुआ, हाँ क्लास में हो, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह के नाम से पढ़ा जाएगा। किसने लीड किया था इसको, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको नेतृत्व दिया गया था। इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो खिलाफत आंदोलन, देन असहयोग, ठीक है। तो आज 1918 से स्टार्ट करेंगे और वी विल ट्राई टू कंप्लीट असहयोग आंदोलन तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसको कवर करते हैं। लिखो, हेडिंग बना लीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, सुधार। मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत के राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड वायसरॉय थे। लिख लो, भारत के राज्य सचिव और वायसरॉय। ठीक है। अब और यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये शब्द क्या लिखा हुआ है, सुधार, रिफॉर्म्स। अब थोड़ा समझना, ठीक है, रिफॉर्म्स। दरअसल हुआ ये था 1914 से जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों को भी युद्ध में शामिल कर लिया गया था। समझना ध्यान से, ठीक है। आपको सारा जो जितने भी हमने टॉपिक्स लिखे हैं वो सब प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड सारे टॉपिक जितने भी हमने नाम लिखे हैं। कैसे, जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो इंडिया को भी ब्रिटेन ने क्या कर लिया, युद्ध में शामिल कर लिया। और हमने देखा कि कितने एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिले इंडिया में, बहुत नकारात्मक प्रभाव भारत में देखने को मिले। भारतीयों ने फिर भी ब्रिटेन का सहयोग किया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी दल के नेता थे उनका विश्वास था सरकार के प्रति, ब्रिटिश शासन के प्रति, कि एक बार ब्रिटेन इस युद्ध में जब जीत जाएगा तो भारतीय आज जो उनका सहयोग कर रहे हैं ना, क्या करेंगे आगे जाके, वो भारतीयों को रिवॉर्ड जरूर देंगे। ये एक विश्वास था उनका कि वी विल बी रिवॉर्डेड, हमें रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड क्या होगा कि भारतीयों को स्वशासन का रिवॉर्ड दिया जाएगा, भारतीयों के हाथ में शासन स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये विश्वास था। तो नरमपंथी दल के जो भी नेता थे, नरमपंथी विचारधारा के नेता थे, वो सरकार का समर्थन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो गरमपंथी दल के जो नेता थे वो क्या कर रहे थे, उनका मानना ये था कि एक तरफ आप सहयोग करना चाहते हैं, आप सरकार को सहयोग कीजिए, लेकिन हमें इस अवसर का फायदा जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन कहां शामिल है, युद्ध में शामिल है। और ऐसे में अगर भारत में स्वशासन की मांग उठेगी तो उनके ऊपर दबाव बनेगा, दबाव बनेगा तो ब्रिटिशर क्या करेंगे, हमारी मांगे पूरी करेगा, शासन हमारी मांग पूरी करेगा, ठीक है। तो एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो नरमपंथियों ने सहयोग की भूमिका निभाई और गरमपंथियों ने क्या किया, होम रूल आंदोलन चलाया। इस ड्यूरेशन में भारतीयों को एकत्रित किया, सुशासन के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। अब एक तरफ सहयोग हो रहा है, एक तरफ उसका विरोध हो रहा है, और ऐसे करते करते 1918 तक आते आते प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया।
जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है, अब भारतीय क्या उम्मीद करेंगे विश्व युद्ध समाप्त होते कि अब युद्ध समाप्त हो गया, अब भारतीयों की बात सुनी जाएगी। लेकिन आप एक बात बताइए, एक साम्राज्यवादी शक्ति जो अपने उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए युद्ध में शामिल हुई, 14 से लेके 18 तक लगातार युद्ध में शामिल है, उसको नुकसान तो होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा। अब ब्रिटिश ऐसे में सुशासन दे दें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए, बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उनके माइंड में ये चल रहा था कि एक तरफ आप सहयोग कर रहे हो और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, उपनिवेश विरोधी गतिविधियों में शामिल है भारतीय। तो कहते हैं कि जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में गदर पार्टी और गर्मपंथी दल के नेता, या ये कहें कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी और गर्मपंथी दल के नेता जो उपनिवेश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे थे, इन गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया था, एक अधिनियम पास किया था, और उसको कहा जाता था डिफेंस इंडिया एक्ट। डिफेंस इंडिया एक्ट का नाम दिया गया था। ये कब आया? विश्व युद्ध के दौरान आया। डिफेंस इंडिया एक्ट जो आया था, इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी उपनिवेश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी लोग उसमें शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पनिश किया जाए, ठीक है, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक, अब एक तरफ डिफेंस एक्ट चल रहा है, 1918 में आके युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद दो लोगों की उम्मीदें हैं, एक इंडियंस, दे वर एक्सपेक्टिंग कि अब हमें सुशासन मिल जाएगा, और ब्रिटिशर्स क्या उम्मीद कर रहे थे कि अब हमें भारतीयों से और ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अब हमें बहुत ज्यादा जो उपनिवेश के लोग हैं उनका समर्थन और ज्यादा चाहिए, ताकि जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। तो वो चाह रहे थे भारतीयों से हमें समर्थन अब ज्यादा मिले, और भारतीय चाह रहे थे कि ब्रिटिश से हमें स्वशासन मिल जाए। समझ में आ गया? दोनों की जो डिमांड थी, दोनों की एक्सपेक्टेशंस थी, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा। फर्क समझ रहे हो ना आप? अब कहते हैं कि एक सेकंड रुक जाइए, इसको साइलेंट कर दिया जाए। अब दोनों की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीदें थी, वो बिल्कुल अलग अलग। अब ब्रिटिश शासन ने ये विचार करना शुरू किया कि जो डिफेंस एक्ट हमने युद्ध के दौरान लाया था, क्या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, या उसे अब उसका यूज अब नहीं करना चाहिए, या उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो कहते हैं कि इसी बात पे विचार करते करते सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। वो कमेटी किस पर काम कर रही थी? इसी बात पे काम कर रही थी कि इस जो डिफेंस एक्ट है, ठीक है, इस प्रावधान को लगातार रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि युद्ध तो समाप्त हो चुका है, ठीक है, तो अब सरकार पूरा ध्यान दे सकती है उपनिवेश की जनता पर, ठीक है। तो एक तरफ 1918 के बाद एक समिति का गठन किया गया, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत भारतीयों का समर्थन लेने के लिए, मतलब देखो भारत की जनता भी कैसी थी, दो हिस्सों में विभाजित थी ना, एक समर्थन वाले लोग थे, दूसरे विरोधी। समर्थन वाले लोग ये नहीं कह रहे थे कि आप ही यहाँ पे शासन करते रहिए, वो क्या कह रहे थे कि हम सहयोग करेंगे, आप हमें धीरे धीरे स्वशासन दे दीजिए। दूसरा पक्ष क्या कह रहा था? स्वशासन की मांग उग्र तरीके से कर रहा था। तरीके दोनों के अलग अलग थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो काम किए, उन्होंने भी दो तरह की नीतियां अपनाई। कौन कौन सी? पहला, उन्होंने कहा कि एक तरफ हम सुधार करते हैं। कैसे सुधार? संवैधानिक सुधार लेकर आते हैं, ताकि जो लोग शासन को समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनका विश्वास जीतना भी तो हमारे लिए जरूरी है।
तभी तो आगे हम इन पर शासन कर पाएंगे। तो एक तरफ संवैधानिक सुधार की शुरुआत हुई किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया? ठीक है, दूसरी तरफ क्या किया? जो उपनिवेश विरोधी जो लोग थे, लिखो, उपनिवेश विरोधी गतिविधियों का दमन। उपनिवेश विरोधी गतिविधियों का दमन करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, अब संवैधानिक सुधार में क्या हुआ? संवैधानिक सुधार के लिए आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919। और यहां पर गतिविधियों का दमन करने के लिए कौन सा एक्ट आया? रॉलेट एक्ट। उन्नीस सेम टाइम पे। ठीक है, दो एक्ट आए, एक उन लोगों के लिए जो सरकार का समर्थन कर रहे थे, तो उनको अपने पक्ष में रखा जाए, इसके लिए कुछ सुधारों की शुरुआत हुई। और वो सुधार कैसे थे? उनको क्या कहा गया? संवैधानिक सुधार। और संवैधानिक सुधार किस रूप में? जो परिषद है उसमें चेंज किया जाएगा, सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ जो एंटी कॉलोनियल जो एक्टिविटीज थी उनको सप्रेस करने के लिए रॉलेट एक्ट 1990। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि भारत सरकार अधिनियम में क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1919 में क्या था। ठीक, देखो, भारत परिषद अधिनियम 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो यहां पे जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये कहां पे चेंजेस हुए होंगे? परिषद, काउंसिल में चेंज हुए। ठीक है, अच्छा, भारत परिषद अधिनियम 1919 को समझना है, इसका फर्क कि कैसे ये 1909 से अलग है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा भारतीय इतिहास में इस अधिनियम को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके बाद जब आएगा 1935, ठीक है, वो इससे भी ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1919 का जो अधिनियम है, इसे ब्रिटिश शासन के द्वारा पहली बार, ब्रिटिश शासन के द्वारा पहली बार भारत में स्वशासन और एक उत्तरदायी सरकार की तरफ पहला कदम माना जाता है। ठीक है, लिखिए, भारत परिषद अधिनियम 1919 को, भारत परिषद अधिनियम 1919 को ब्रिटिश शासन के द्वारा पहली बार, ब्रिटिश शासन के द्वारा पहली बार भारत में स्वशासन, भारत में स्वशासन और उत्तरदायी सरकार के गठन की ओर, और उत्तरदायी सरकार के गठन की ओर बढ़ाया गया पहला कदम माना जाता है। उत्तरदायी सरकार की ओर के गठन की ओर पहला कदम माना जाता है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब पढ़िए इस लाइन को एक बार ध्यान से, क्या लिखा है, पढ़िए। पहली बार भारत में सुशासन और उत्तरदायी सरकार के गठन की ओर पहला कदम, स्थापना नहीं, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो जहां पे आपने लिखा है पहला कदम, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। कर लिया? वेरी गुड। ठीक है, अब ये कैसे?
पहला स्टेप कैसे? ये कहा गया कि भारतीयों को अपने पक्ष में रखने के लिए हमें भारतीयों की भागीदारी को शासन में बढ़ाना होगा। ठीक है, ये विचार किसके थे? ये विचार मॉन्टेग्यू, ठीक है, जो भारत के राज्य सचिव थे, उनके विचार थे। ठीक है, लिखो, भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग्यू का विचार था कि भारतीयों को शासन में भागीदारी, भारतीयों की लिख देना, भारतीयों की शासन में भागीदारी बढ़ाकर उन्हें ब्रिटिश शासन के पक्ष में रखना चाहिए। उन्हें अपने पक्ष में रखना चाहिए। उनके इस विचार को, उनके मॉन्टेग्यू के विचार को तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड का समर्थन मिला। तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड का समर्थन मिला। लिखो, इन सुधारों को अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। इन सुधारों को अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, अधिनियम के द्वारा इनको लागू किया गया। अब हम देखते हैं सुधार कौन कौन से थे। ठीक है, सबसे पहला, इस अधिनियम ने पहली बार, ध्यान से समझना, इस अधिनियम ने पहली बार ये कहा कि जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, लिखो, इस अधिनियम ने शक्ति के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, शक्ति के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब शक्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये एक अथॉरिटी है, ठीक है, अब अगर जितने भी अदर सेंटर्स हैं, जहां जहां पर पूरी की पूरी टेरिटरी में, मान लीजिए ये पूरी टेरिटरी है, तो अगर कोई एक ही अथॉरिटी प्रत्येक क्षेत्र के लिए अगर निर्णय ले रही है, इसका मतलब क्या? जितनी भी शक्तियां हैं वो कहां आ रही है? केंद्र की ओर आ रही हैं। मतलब शक्ति कहां पर है? किसी एक केंद्र के पास है, किसी एक स्थान पर या किसी एक व्यक्ति में केंद्रित है शक्तियां। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है? केंद्रीयकृत कहा जाता है। लेकिन अगर इससे ठीक उल्टा हो जाए, ठीक है, क्या हो कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है कुछ अधिकार खुद रखे और उसके बाद क्या करे? क्षेत्रों को भी अधिकार दे दे नियम बनाने का। तो इन्होंने क्या किया? शक्ति का वितरण किया ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ ना। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो इस अधिनियम ने शक्ति के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इसका मतलब अब अभी जो मैंने आपको बताया कि कुछ शक्तियां यहां पे रखकर बाकी कुछ अधिकार क्षेत्रों को दे दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ? प्रांतीय विधायिकाओं को अधिकार देना कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वहां पर कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो लिखो, इसी लाइन को कंटिन्यू करना। इसका अभिप्राय यह है कि केंद्र की कुछ शक्तियों का, केंद्र की कुछ शक्तियों का प्रांतों में वितरण किया गया। ठीक है,
मतलब जो प्रांतीय विधायिकाएं थी उनको अधिकार दिए गए कानून बनाने का। लिखो, प्रांतीय विधायिकाओं को आवश्यकता अनुसार कुछ नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कुछ नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अब हम इसे दो स्तर पर पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर विकेंद्रीकरण की बात है। तो इस तरीके से बनाइए, एक तरफ लिखिए प्रांतीय, यहां लिखो प्रांत और यहां लिखो केंद्र। ठीक है, प्रांत और केंद्र। ठीक, अब प्रांतों में भी क्या किया गया, प्रांतों में क्या कर दिया गया कि जो प्रांतीय, एक तो थी कार्यपालिका, कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और दूसरा विधायी। ठीक है, कानून बनाने वाली, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया तो विधायिका आ गई। ठीक है, और दूसरी क्या हो गई, कार्यकारी परिषद। किसकी कार्यकारी परिषद, गवर्नर की। प्रांत में कौन थे, गवर्नर थे। ठीक है, तो एक तरफ क्या हो गया, कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव, और दूसरी तरफ विधायिका। ठीक है, अब विधायिका में क्या चेंज हुए और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसमें क्या क्या चेंज हुए वो समझो। विधायिका में सदस्यों की संख्या में वृद्धि। लिखो, सदस्यों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, पढ़ते जाना, सुनते जाना, समझते जाना। विधायिका में पहला नियम क्या आया कि सदस्य की संख्या बढ़ा दी जाएगी प्रांतों के हिसाब से। सारे प्रांतों में एक समान नहीं होगी, वो जनसंख्या के आधार पर प्रांतों में सदस्यों की संख्या अलग अलग, लेकिन प्रांतों में सदस्यों की संख्या हर जगह बढ़ाई जाएगी। अगला नियम ये कि जितने कुल सदस्य होंगे उसका लगभग 70% चुने हुए सदस्य होंगे। ठीक है, सदस्यों का जो 70% है वो कहां से आएगा, वो इलेक्टेड होगा, चुनाव के माध्यम से आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब एक बात बताइए, चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करेगा, वोटर कौन है, भारतीय है। ठीक है, चुनकर यहां पर आ गए। अब इनमें से कुछ लोग क्या बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। ठीक है, उनको अलग अलग विभागों का प्रभार दिया जाएगा, वो यहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 70%। दूसरा, कार्यकारी परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, सदस्यों की संख्या में वृद्धि। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिखना आगे अगली लाइन में। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो आप, प्रांतों के जो विषय होंगे उनको दो भागों में बांट दिया गया। प्रांतों की जो शक्तियां थी, ठीक है, लिखो प्रांतीय शक्तियों को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, दो भाग कैसे,
हमने लिखा कि जो प्रांतीय शक्तियां थी, शक्तियां कौन सी, प्रांत में कानून बनाने के, नियम बनाने की शक्तियां, तो प्रांतीय शक्तियों को विभाजित किया, विभाजन 2 हिस्सों में। वो 2 हिस्से कौन कौन से, एक को कहा गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे को ट्रांसफर्ड। ठीक है, आरक्षित विषय और दूसरा स्थानांतरित या हस्तांतरित। ठीक है, आरक्षित विषय किसके पास रहेंगे और स्थानांतरित विषय ये किसके पास, ये रहेंगे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, लिखो ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर गिवन टू मिनिस्टर्स, मंत्रियों को दिए गए, मंत्रियों को। ठीक है, मंत्रियों को। अब ये विषय क्या क्या थे समझना इसको, इन विषयों में क्या क्या आ जाएगा, लिखो शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण, उद्योग इत्यादि। ठीक है, आरक्षित विषय किसके पास थे, ये गवर्नर और कार्यकारी परिषद के पास। ठीक है, और इन विषयों में क्या क्या शामिल था, इन विषयों में लिखो सिंचाई, कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व। ठीक है, तो जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे उनमें वो किसके पास रहेंगे, रिजर्व्ड। कुछ राइट्स, कुछ अधिकार रिजर्व कर दिए गए, किसके लिए रिजर्व कर दिए गए, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के लिए कुछ अधिकार रिजर्व कर दिए गए। ठीक है, जिनमें ज्यादातर कौन है, ब्रिटिशर्स हैं सारे, मेजॉरिटी है ना। इन सब्जेक्ट्स में, इन पावर्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया कि सिंचाई, इरिगेशन के लिए जो नियम बनाए जाएंगे वो कौन बनाएंगे, गवर्नर्स बनाएंगे। कानून व्यवस्था मतलब सुरक्षा किसके हाथ में रहेगी, पुलिस किसके कंट्रोल में रहेगी, गवर्नर्स। ठीक है, गवर्नर के हाथ में। वित्त, फाइनेंस किसके पास रहेगा, गवर्नर, उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास। भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू भी उन्हीं के पास। ठीक है, इस तरफ जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो किसको दे दिए, मंत्रियों को दे दिए। मंत्री कौन थे, जिनका चुनाव हुआ था, जिनको जनता ने चुना था। अब आप फर्क समझना, अभी इसके बाद उनकी डिप्लोमेसी देखना ब्रिटिशर्स की। इनको क्या क्या टॉपिक दिया गया, क्या कौन कौन सी पावर दी गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण, उद्योग, कि भाई आप शिक्षा देखो, स्वास्थ्य देखो, लोक कल्याण के काम देखो, उद्योग स्थापित करवाओ। अब एक बात बताइए, ये जिम्मेदारी किसको दी गई, मंत्रियों को। ध्यान देना, मैं बार बार अगर एक ही बात बोल रही हूं इसका मतलब मैं आप कुछ ध्यान दिलाना चाहती हूँ। ये जिम्मेदारी किसको दी गई, मंत्री को। मंत्री किसके द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा। यही मंत्री जनता को कह रहे थे कि सुशासन की मांग करिए, प्रतिनिधित्व की मांग करिए, शासन का हिस्सा बनिए, हम स्वयं शासन करेंगे तो हम बेहतर करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, चुने हुए भारतीयों को हम क्या क्या करेंगे, शक्ति देंगे, आप शिक्षा का विकास करिए, स्वास्थ्य की सुविधा दीजिए, जन कल्याण करिए, उद्योग स्थापित करवाइए। अब एक बात बताइए, ये सारे काम कैसे हैं, खर्चे वाले, खर्चे वाले है ना।
इनकम कहाँ है? गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स के पास। खर्चे किसके पास? मंत्रियों के पास। अब जब तक यहां से पैसा नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं होंगे। जब ये काम नहीं होंगे तो क्योंकि ये मंत्री हैं और जनता के द्वारा चुने गए हैं तो जनता सवाल किस पर उठाएगी? मंत्री पर उठाएगी। और फिर जनता जवाब मांगेगी। फिर इनसे कहा जाएगा जनता जवाब चाहती है कि ब्रिटिश शासन पर तो आप इतना क्रिटिसिज्म कर रहे थे, इतनी उंगलियां उठा रहे थे, अब आप अपना बताइए आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दैट वाज द डिप्लोमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स। ये उनकी कूटनीति थी। भारतीयों को एक तरफ सुशासन का हिस्सा बनाकर रिफॉर्म दिखाना, उनको रिफॉर्म का नाम देना, ऑन द अदर साइड वो क्या जाहिर करना चाहते थे कि आप शासन नहीं कर सकते हैं। अब मंत्रियों के काम में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। भाई आप क्यों हस्तक्षेप करोगे, सारी जिम्मेदारियां तो दे रखी हैं, समझ रहे हो? लेकिन गवर्नर के काम में हस्तक्षेप हो सकता है। किसके द्वारा? मतलब जो रिजर्व्ड जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो रिजर्व्ड पावर्स होंगी, वहां पर इंटरफेरेंस हो सकता है राज्य सचिव और वॉइसरॉय का। इसका मतलब क्या? अगर मान लीजिए इनकी आपस में सहमति हुई और यहां से सहयोग प्राप्त हुआ इन कामों के लिए, तो वॉइसरॉय और राज्य सचिव इनको तो नहीं रोक सकते, लेकिन किनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इनसे। किनको मना कर सकते हैं? गवर्नर को। समझ में आ रही बात? हाँ, इसका मतलब ये कि विकेंद्रीकरण के साथ साथ भी एकीकृत शासन था ये, जैसे आज की स्थिति में भारत में है। प्रोविंसेस को कुछ पावर्स देना और सेंटर का कंट्रोल रखना। मान लीजिए अगर प्रांत की सरकार, प्रांत में गवर्नर अगर किसी कार्य के लिए तैयार भी हो जाए, रूल होता था कि जब तक किसी भी काम के लिए गवर्नर के सिग्नेचर नहीं हो जाए तब तक कोई भी काम नहीं हो पाएगा। मान लीजिए अगर ये जो पक्ष है, इन सारे कामों के लिए कोई स्टेप भी उठाया जाए, कोई कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और गवर्नर उसके लिए तैयार है, तो भी उस काम को रोका जा सकता है। किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। सेंटर में किसके द्वारा? वॉइसरॉय और राज्य सचिव के द्वारा उस काम को रोका जा सकता है। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये कह दिया गया कि प्रांतों का अपना अलग बजट होगा। जब शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ तो क्या कहा गया? प्रांत अपने लिए कानून बना सकता है, अपने लिए कुछ नियम बना सकता है प्रांत की आवश्यकता के अनुसार, और अलग से बजट का भी प्रावधान कर दिया प्रांतों के लिए कि आपका अलग बजट होगा। पहली बार प्रांतों के अलग बजट का प्रावधान हुआ इस अधिनियम के द्वारा। कुछ अच्छी चीजें भी हुई, लेकिन वो कहते हैं ना कि पावर ट्रांसफर हो रही है, दिखाई दे रहा है ना, पावर का ट्रांसफर दिखाई दे रहा है ना। केंद्र से कहां आया? प्रांत के पास। उसी प्रांत में किसके पास आ रहा है? धीरे धीरे भारतीयों के द्वारा चुने गए मंत्रियों के पास आ रहा है, लेकिन फुल फ्लेजेडली नहीं है, इन अ कंट्रोल्ड वे। ठीक है, नियंत्रण के साथ आ रहा है वो पावर का ट्रांसफर। प्रांतों को कह दिया गया कि आपका अलग से बजट होगा, आप बजट का प्रावधान कर दिया। बजट कहां से कैसे बनता है? बजट क्या होता है? आय और व्यय की सूची होती है ना। अब कहां से आएगी? प्रांतों की आय कहां से आएगी? अभी से कंपेयर करिए आप उस समय को, अभी से कंपेयर करिए। अभी प्रांतों की आय कहां से होती है? या तो राज्यों की आय या तो राज्य से आती है या केंद्र से बजट मिलता है। अब ध्यान सुनना, शक्ति का विभाजन, प्रांतों को कहा शक्ति कानून बनाने की, बजट भी होगा आपका, कुछ आय आप प्रांत से खुद बनाओगे। ठीक है, दे दिया ना, भू राजस्व का अधिकार दे दिया ना, वित्त संभालोगे आप, ठीक है, कानून व्यवस्था देखोगे आप, और कुछ बजट कहां कहां सहयोग मिलेगा? केंद्र से मिलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ इनको जिम्मेदारियां दे दी गई। अब एक बात बताइए, एक्चुअल में आप एक तरफ पढ़ते हो आर्थिक वृद्धि और एक तरफ पढ़ते हो आर्थिक विकास।
आर्थिक विकास किससे दिखाई देता है? वो इससे दिखाई देता है, जब जीवन स्तर में बढ़ोतरी दिखाई देती है ना जनता के, तब माना जाता है विकास हुआ। जब जीडीपी तो बढ़े लेकिन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज ना हो तो उसे वृद्धि में काउंट किया जाता है, विकास में काउंट नहीं किया जाता। फर्क है दोनों में। बात समझ में आ रही है? ये कौन सा रास्ता था? ये क्या था? ये विकास को रोकने वाला रास्ता था। ये क्यों? कि डेवलपमेंट तो भारतीयों का अभी भी नहीं होगा। पहले आप कहते थे कि ब्रिटिश शासन है और वो काम नहीं कर रहा। अब क्या जाहिर किया जाएगा कि भारतीयों को चुनकर शासन का हिस्सा बना दिया गया, विकास अभी भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी मजबूरी है, ये डिपेंडेंट है इन पर, और ये बजट के लिए मेजॉरिटी डिपेंडेंट है किस पर? सेंटर पर। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? देखो, एक तरफ सेंटर, एक तरफ केंद्र है, एक तरफ प्रांत। प्रांत में गवर्नर, और यहां लिख देते हैं मंत्री भारतीय। ठीक है, इनके पास जिम्मेदारी शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण। ठीक है, और इनके पास राजस्व। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम कुछ शक्तियां आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ शक्तियां। ठीक है, मतलब दो लिस्ट बन गई, केंद्र की और राज्य की, जिसको आप सही तरीके से 1935 के अधिनियम में पढ़ते हो। वहां पे 3 लिस्ट बन जाती है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया कि पावर का ट्रांसफर हो रहा है, पावर ट्रांसफर हो रही है, कुछ शक्तियां प्रांतों को दी जा रही हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया कि प्रांतों के पास अलग से बजट का प्रावधान होगा, अलग से बजट होगा प्रांतों का। अब इनका जो बजट होगा, उस बजट के लिए प्रांत की जो आय होगी वो कहां से होगी? खुद प्रांत से होगी, और दूसरा केंद्र से भी आएगी मदद। प्रांतों को सहायता दी जाती थी ना, अभी भी दी जाती है। ठीक है, तो उन्होंने, अब इनके पास इनकम के कितने सोर्स हैं? 2। कौन कौन से? एक ये खुद भू राजस्व के द्वारा अपनी आय एकत्रित करेंगे, दूसरा केंद्र से आएगा। समझ में आ रहा है? ये इनकी आय हो गई, लिख देते हैं यहां पे प्रांत और केंद्र लिख देती हूं। ठीक है, अब जनता के लिए एक्चुअल में काम किसको करना है? मंत्रियों को। ये कौन है? भारतीयों के द्वारा चुने गए, अधिकांश भारतीय चुने गए। ठीक है, अब इनको अपने किसी भी काम को करने के लिए किसकी परमिशन, फाइनल अप्रूवल किसका चाहिए होगा? भाई अंतिम स्वीकृति भी तो किसी की चाहिए ना। अंतिम स्वीकृति किसकी? गवर्नर की चाहिए। ठीक है, अब गवर्नर क्या करेंगे? जब तक वो बजट नहीं देंगे इनको, ये शिक्षा स्वास्थ्य का काम कर लेंगे बिना पैसे? तो इनके चाहने ना चाहने से फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा ना। ये हो गई वो कंडीशन जब गवर्नर खुद सपोर्टिव ना हो। ठीक है, खुद सहयोग करने के पक्ष में ना हो। दूसरी कंडीशन, जब गवर्नर सहयोग करने को तैयार हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? ये इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये यहां हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन केंद्र गवर्नर के काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये हस्तक्षेप कैसे करेंगे? ये बजट में हस्तक्षेप कर देंगे। जब बजट ही एलोकेट नहीं होगा तो यहां से यहां पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पैसा नहीं जाएगा तो शिक्षा का काम नहीं होगा, उद्योग नहीं लगेंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होंगी, जन कल्याण की सुविधाएं नहीं होंगी। अब कैसे भारतीयों का विकास होगा? अब अगर भारतीयों का विकास नहीं हुआ तो जनता किसको पूछेगी? ये मंत्री कौन है? भारतीय।
फिर इन भारतीयों से कहा जाएगा, देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप शासन के योग्य नहीं हैं और आप कह रहे हो सुशासन दे दो। समझ में आ रही है बात? देखो, लाख बुराइयां हो लेकिन इसका नाम सुधार था। समझ में आ रहा है? अब इससे कोई फायदा हुआ होगा? कोई लाभ दिखाई दे रहा है? इससे एक लाभ हुआ, भारतीयों को शासन बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। उनको ये समझ में आने लगा कि सिर्फ ये जिम्मेदारी मिलने से कुछ नहीं होगा, जब तक यहां भागीदारी नहीं तब तक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई जा सकती। बिल्कुल। अब यही तो स्वशासन आखिरी में पूर्ण स्वराज की तरफ जाएगा। आप समझ में आ रहा है आपको कि जब तक अब पूरे तरीके से स्वतंत्रता और पूरे तरीके से भारतीयों के हाथ में सत्ता नहीं आएगी तब तक भारतीयों का कोई भला नहीं हो सकता। यहां तक तो स्वशासन की बात थी ना। 1918 में विश्व युद्ध जब जीत गए थे तो ब्रिटिशर्स से क्या डिमांड की थी? स्वशासन दीजिए। होम रूल आंदोलन भी स्वशासन की बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्वशासन दे रहे हैं, चलाइए शासन। परिणाम कब समझ में आते हैं? 5-10 साल तो लगते हैं ना। और यही 10 साल लगे पूर्ण स्वराज की मांग करने में। जब 10 सालों में समझ में आ गया तो क्लियर हुआ कुछ? हिस्ट्री में जितने भी इवेंट हुए बिना कारण कोई कुछ भी नहीं हुआ। कि जब एक तरफ सुशासन की डिमांड कर रहे थे तो पूर्ण स्वराज क्यों? अब समझ में आया पूर्ण स्वराज क्यों? पहले सुशासन मांग रहे थे, धीरे धीरे दे तो रहे थे सुशासन। 1919 के अधिनियम को भारत में स्वशासन की स्थापना और एक उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी उत्तर कौन देगा? दीजिए उत्तर। आप कह रहे थे यू आर डेमोक्रेटिक नेशन, है ना, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आपके यहाँ पर, तो आप क्या करो, आप भारत में भी उत्तरदायी सरकार का गठन कीजिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे उत्तरदायी सरकार का गठन, आपको ही उत्तरदायी बनाया जाएगा सबसे पहले, और आप जवाब नहीं दे पाओगे, ऐसी स्थिति हम कर देंगे। समझ वो उस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। तो उत्तरदायी तो बनाया, भारतीयों को ही उत्तरदायी बनाया और भारतीयों को ही कोई संसाधन, बिना संसाधन के विकास करने की बात कर दी। अब नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये समझ में आया अधिनियम? हाँ, तो क्या क्या पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए इसके? कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ, ठीक है, प्रांतों को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ शक्तियां दी गई, अलग से बजट की बात की गई, प्रांतों के जो शक्तियां होंगी उनको 2 भागों में विभाजित किया गया, 2 विषयों में विभाजित हो गए, कौन कौन से? आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, ट्रांसफर्ड। उसके बाद जो आरक्षित हैं वो किसके पास होंगे? गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास। और जो ट्रांसफर्ड हैं वो किसके पास होंगे? वो मंत्रियों के पास, भारतीय चुनकर वहां पर जाएंगे। उनके दोनों के विषय याद हो गए? समझ में आ गया इतना? ठीक है, अच्छा, इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टार मार्क करके लिखिए। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन, डबल रूल, डायर की। नहीं हुआ? 2 शासन नहीं हो गए, भारतीय मंत्रियों के द्वारा, दूसरा गवर्नर, और अगर इनको एक भी मान लिया जाए तो सेंटर। समझ रहे हो? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। अब केंद्र में क्या हुआ? ये तो प्रांतों के विषय में हमने पढ़ा, केंद्रीय विषय में पढ़ो, केंद्र में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, केंद्र में क्या परिवर्तन हुआ? इस अधिनियम ने केंद्र में क्या परिवर्तन किया वो हम लिखेंगे। तो केंद्र लिख दो, केंद्र में परिवर्तन लिख दो हेडिंग, उसके बाद लिखो वॉयसरॉय की कार्यकारी परिषद में तीन भारतीय सदस्य होंगे। कार्यकारी परिषद में 3 भारतीय सदस्य होंगे। ठीक है, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। हाँ,
3 भारतीय सदस्य कर दिए गए। ठीक है, पहले कौन थे? सिन्हा। अच्छा जी, कौन से सिन्हा ये बताइए? हाँ सत्येंद्र, देखो शत्रुघ्न सिन्हा मत लिख देना। ठीक है, याद रखने पड़ेंगे कुछ नाम। ठीक है, सत्येंद्र पी सिन्हा। लिखो नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट के केंद्र में ही लिखिए, शक्तियों को केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। जो हमने पहले एक बार समझ भी लिया है, उसको यहां पे दोबारा मेंशन कर दिया। थर्ड लिखिए, वॉयसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वॉयसरॉय की लिख देना, वॉयसरॉय की अध्यादेश जारी करने की शक्ति में वृद्धि एक विशेष अधिकार भी इनको दिया गया वॉयसरॉय को। और वो विशेष अधिकार क्या? कि अगर वॉयसरॉय की जो विधायी परिषद है, अगर वहां से कोई बिल रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो भी वो उसको पास कर सकते हैं। और अगर वो वहां से उसे पास कर दे तो वॉयसरॉय उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वॉयसरॉय को विशेष अधिकार दिए गए, लिख दो, वॉयसरॉय को विशेष अधिकार दिए गए। लिखो केंद्र में, नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार्क कर देना, केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। विधानसभा, विधायी सभा और राज्य परिषद। बायकैमरल सिस्टम कहा जाता है इसे, द्विसदनीय व्यवस्था, बायकैमरल सिस्टम। एक विधायी सभा, ठीक है, और दूसरा राज्य परिषद। ठीक है, जो विधायी सभा है वो क्या हो गई? वो हो गया निम्न सदन, जिसे आज हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। और राज्य परिषद, राज्यसभा आज वर्तमान की। ठीक है, ठीक, चलो लिखो, ये हो गया 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और भारतीय परिषद अधिनियम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब यहां से सुशासन की धीरे धीरे शुरुआत हुई। धीरे धीरे पावर ट्रांसफर हो रहा है, भारतीयों के हाथों में पावर आ रही है। जो भी हो, पूरे तरीके से भारतीयों को भले ही अधिकार नहीं मिले हो, लेकिन शुरुआत तो हुई ना। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलिए, तो यहां हमने क्या क्या पढ़ा? अभी ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। ठीक है, ये इसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही क्या हुआ था, एक डिफेंस इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, लिख लिया था ना ये आपने। तो अब लिखो रॉलेट एक्ट 1919। लिखो, ब्रिटिश शासन के द्वारा उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट लागू किया गया। उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर, उपनिवेश विरोधी अंडरलाइन कर लीजिए, अंकुश। ठीक है,
उसको अंडरलाइन कर लीजिए। उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया गया। ठीक, अब ये रॉलेट एक्ट था क्या? रॉलेट कौन थे? ये व्यक्ति का नाम था जिनकी सिफारिश पर, सिडनी रॉलेट इनका नाम है, सिडनी रॉलेट, उनके सिफारिश पर ये अधिनियम लाया गया, इसीलिए इसका नाम ही रॉलेट एक्ट कर दिया गया। ठीक है, कहते हैं कि रॉलेट एक्ट में इनके मेन मुख्य मुख्य प्रावधान सुन लीजिए और चाहो तो लिख भी लेना। इसका प्रावधान ये था कि शक की बुनियाद पर ही, मतलब अगर किसी पर शक है, अगर डाउट है कि ये जो व्यक्ति है या व्यक्तियों का जो समूह है ये उपनिवेश विरोधी, शासन विरोधी गतिविधि में शामिल है, तो शक की बुनियाद पर ही उस व्यक्ति के घर में जाकर जांच की जा सकती है, बिना अरेस्ट वारंट उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सुनो पहले, ठीक है, घर की जांच हो सकती है, उससे बिना अरेस्ट वारंट उसे अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करने के बाद बिना केस दर्ज हुए, बिना सुनवाई हुए उसका दोष सिद्ध हो सकता है। दोष सिद्ध होने के बाद बिना उसे अपील का मौका दिए सजा सुनाई जा सकती है। उसे 2 वर्ष के लिए कैद में रखा जा सकता है गिरफ्तार करके, और अगर ये साबित हो जाए बिना सुनवाई, बिना अपील, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, अगर फिर भी यह साबित हो जाए कि ये व्यक्ति शासन और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसे फांसी की सजा तक दी जा सकती है। और शासन इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है कि वो फांसी की सूचना पहले लोगों को दे, वो फांसी देने के बाद लोगों को सूचना दे सकता है कि फांसी दे दी गई। ये था रॉलेट एक्ट। समझ आया? हाँ, अब बताइए, भारतीयों के लिए, एक तरफ भारतीय जब स्वशासन की मांग कर रहे थे, जब आप भारतीयों के दमन करते हो, और कुछ जो भारतीय थे जिन्हें हम कह रहे हैं कौन से भारतीय, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, उनको उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, उग्रवादी। तो उनके लिए सही शब्द क्या है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। ठीक है, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, नेता थे, और जो गर्मपंथी दल के भी नेता थे, मतलब कोई भी हो, शासन की नजर जिस पे पड़ जाए या शासन की जिससे दुश्मनी हो जाए, शासन किसी भी व्यक्ति के ऊपर दोष लगा के उसके घर में जाके जांच कर सकता है। अब एक बात बताइए, जब जांच करेगा, जांच के दौरान ही कुछ ऐसा सामान रख दिया, अब उस व्यक्ति को जब बिना केस दर्ज किए उसे सुनवाई का मौका ही नहीं अगर दिया जा रहा है, तो उसका पक्ष तो लिया ही नहीं गया। आपने बिना सुनवाई सजा सुना दी, सजा सुनाने के बाद उस व्यक्ति को अपील करने का कोई अधिकार नहीं है कि मेरे ऊपर जो, मुझ पे जो दोष लगाए गए हैं वो गलत है ना, वो गलत है, मैं उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, अपील करने का कोई राइट नहीं। जब अपील ही नहीं होगी तो जो उसको सजा दे दी गई, सुना दी गई, वो सजा उसे मिलेगी। अब वो सजा 2 साल के लिए उसे गिरफ्तार करके रखा भी जा सकता है, कैद करके। ठीक है, कि ये जो व्यक्ति है ये आगे जाके कोई ऐसी गतिविधि में शामिल होगा, सरकार के लिए खतरा होगा, राइट टू डिटेंशन। फांसी तक की सजा दे दी जाएगी, और फांसी पे चढ़ाने के बाद बता दिया जाएगा कि वो दोषी थे, अब नहीं रहे, थे अब नहीं है। ऐसा अधिनियम भारतीयों के ऊपर लागू किया गया। अरे जिस देश की जनता है, नागरिक है, उनको आप कोई अधिकार ही नहीं दे रहे हो, समझ रहे हो? तो इस तरीके का ये एक्ट आया। इस एक्ट के विरोध में कौन सामने आया पता है आपको? महात्मा गांधी। ठीक है, और रॉलेट सत्याग्रह के नाम से इन्होंने सत्याग्रह शुरुआत की। लिखो, इसके 3-4 पॉइंट्स लिख लो, फिर हम रॉलेट सत्याग्रह को पढ़ेंगे। फटाफट लिखो। हाँ, प्रावधान में किसी भी व्यक्ति को शक की बुनियाद पर
हेलो पूजा, गुड आफ्टरनून। किसी भी व्यक्ति को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके आवास की जांच की जा सकती थी। जिस व्यक्ति पर शक है उसके आवास की, उसके घर की जांच करने का अधिकार दिया गया था पुलिस को। ठीक है, पुलिस को एक्सट्रीम राइट्स दे दिए गए थे, बहुत एक्स्ट्रा। ठीक है, जिस पर शक है उस व्यक्ति के आवास पर जांच करने के अधिकार दे दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बिना सुनवाई के व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। दो वर्ष के लिए कैद किया जा सकता था, ऐसा लिखो, गिरफ्तार नहीं, कैद किया जा सकता था। ठीक है, लिखो, दोषारोपित व्यक्ति को, या दोषी, अब दोषी कहना पड़ रहा है, ठीक है, दोष आरोपित व्यक्ति को अपील का अधिकार नहीं था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देश की सुरक्षा के नाम पर दोषी को फांसी की सजा तक दी जा सकती थी। ठीक है, और फांसी की सजा देने के बाद उनके परिवार वालों को बताया जाता था कि फांसी की सजा दे दी गई है। ठीक है, मतलब अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप क्या कहोगे कि जो व्यक्ति है उसके किस तरीके के अधिकारों का हनन था ये? मतलब कह सकते हैं हम कि इस कानून ने, इस एक्ट ने पुलिस को तो बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए, और जो आम, जो भारतीय थे, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम इसमें क्या कह देंगे, चाहे वो समानता हो, स्वतंत्रता हो, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार हो। ठीक है, तो लिखो, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। अब रॉलेट एक्ट के विरोध में लिखो, रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में प्रतिक्रिया हुई। इस अधिनियम का विरोध किया गया। इसके विरोध के लिए, इसके विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा इस अधिनियम के विरोध के लिए महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह की शुरुआत की।
ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? रॉलेट सत्याग्रह। इसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और तारीख लिख लीजिए 30 मार्च 1919। 30 मार्च 1919 को गांधी जी ने घोषणा की थी कि हम अखिल भारतीय स्तर पर इसका विरोध करेंगे। ठीक है, इसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 30 मार्च 1919 को ये डिक्लेयर हुआ। अब देखो, इतना गलत या इतना एक तरीके से कहें कि कॉलोनियल जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उसके लिए आप ऐसा अगर एक्ट लेकर आ रहे हो तो ये बिल्कुल उनके अधिकारों के खिलाफ है। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था ये। इससे पहले चाहे हमने चंपारण पढ़ा हो, अहमदाबाद, खेड़ा पढ़ा हो, क्षेत्रीय स्तर पर रहे, लेकिन रॉलेट सत्याग्रह पहला अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किया गया सत्याग्रह था। समझ में आया? ठीक है, गांधी जी के द्वारा पहला बड़ा सत्याग्रह अखिल भारतीय स्तर पर वो यही था, रॉलेट सत्याग्रह। क्लियर हुआ इतना? अब कैसे जनता को इकट्ठा किया गया? कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रवादी नेताओं के साथ मिलकर भारत की यात्रा करना शुरू किया, भारतीयों को एकजुट करना शुरू किया, और गांधी जी ने कहा कि हम इस हिंसक कानून का विरोध अहिंसा से करेंगे, अहिंसा के रास्ते पर गए, सत्य का आग्रह करेंगे और अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। और साफ कह दिया लोगों को कि अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने घरों से बाहर आइए, और ये ब्रिटिश शासन है, इसको नजर आना चाहिए कि भारतीय आपके इस अधिनियम को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, भारत की जनता के हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो हम इसका विरोध करते हैं। गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी, क्योंकि अगर हिंसा की या कोई भी अगर आपने भड़काऊ गतिविधि कर दी तो सीधे जेल भेज देंगे, सप्रेस करने में इनको समय नहीं लगेगा। तो एक बड़े स्तर पर गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर सत्याग्रह की शुरुआत की थी, लोगों से अपील की कि वो आए और इसका विरोध करें। ठीक है, और सत्याग्रह सभाएं बनाई गई। पहली जो सत्याग्रह सभा बनाई गई थी वो बॉम्बे में बनाई गई थी। लिखो, गांधी जी ने राष्ट्रवादी नेताओं के साथ मिलकर, गांधी जी ने राष्ट्रवादी नेताओं के साथ मिलकर भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की और जनता से अहिंसा के मार्ग पर चलकर, अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की, इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। ऑनलाइन वाले भी नोट्स बनाते रहें, क्योंकि पीटी और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पीटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा सकते हैं। यहां से लिखो, रॉलेट सत्याग्रह के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया, सभाओं का, और सत्याग्रह सभा जहां पे लिखो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना। ठीक है, सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। पहली सत्याग्रह सभा बॉम्बे में गठित हुई, पहली सत्याग्रह सभा बॉम्बे में गठित हुई। इसके पश्चात दिल्ली, अहमदाबाद और गुजरात के अन्य क्षेत्रों में सभाएं गठित हुई। लिखो, इस आंदोलन में गांधी जी को, इस आंदोलन में गांधी जी को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन मिला। लिखो लिखो, शॉर्ट में लिख लो,
अन्य सहयोगी नेता। इस आंदोलन में गांधी जी को अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन मिला, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, रिपीट करो, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, और इतना ही लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू इत्यादि। लिखो, चलो। नहीं, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं का इसमें समर्थन रहा। ठीक है, नाम पढ़े एक बार, याद करिए फटाफट। हो गए? नहीं हुए? याद करिए, वरना क्लास से बाहर जाने के बाद भूल जाएंगे आप। ऐसे बांट बांट के याद मत करो। अच्छा, बताओ क्या क्या लिखा, क्या क्या पढ़ा? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी। बिल्कुल सीक्वेंस में याद कर लिया है, वेरी गुड। बीच का एक भूल जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। हकीम अजमल खान, अच्छा, और सैफुद्दीन किचलू। एक को लिखो, हसन इमाम, हसन इमाम, इमाम, डॉक्टर सत्यपाल, और स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, ये मुख्य नेता थे, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, अब हेडिंग लिखिए, शासन की प्रतिक्रिया, शासन की प्रतिक्रिया। अब रॉलेट सत्याग्रह चल रहा है ना पूरे देश में, अब देश की जनता बाहर निकल रही है इसका विरोध करने के लिए, अब शासन भी तो कुछ काम करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। तो लिखो, हेडिंग बनाइए, शासन की प्रतिक्रिया। लिखो, ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश शासन ने इस जन आंदोलन को रोकने के लिए दमन की नीति अपनाई,
बेटा पॉइंट्स याद करते रहना साथ साथ में, क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न है वो पहले से, पीटी वाला जो है वो पहले से चेंज हो चुका है। पहले एलिमिनेशन मेथड से आंसर तक पहुंचा जा सकता था, अब 4 स्टेटमेंट होंगे तो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं क्लास में थोड़े फैक्ट ज्यादा लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो कोशिश करें उसे तुरंत याद कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, शासन के द्वारा दमन की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, 9 अप्रैल 1919 को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में 2 स्थानीय नेताओं को, अमृतसर में 2 स्थानीय नेताओं, ब्रैकेट में नाम लिख लीजिए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, अंडरलाइन कर लेना इसे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 9 अप्रैल को क्या किया गया, अमृतसर में 2 जो स्थानीय नेता थे, कौन कौन, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही गिरफ्तार किया, अगले ही दिन से जनता ने क्या किया, उनकी रिहाई की मांग करनी शुरू कर दी। बड़े स्तर पर जो है जनता ने विरोध किया इनकी गिरफ्तारी का। लिखो, 10 अप्रैल 1919 से जनता ने इनकी रिहाई की मांग करनी शुरू की, या रिहाई की मांग की। अपने विरोध प्रदर्शन के लिए जनता सड़कों पर आ गई। जनता सड़कों पर आ गई। शासन के द्वारा हिंसक तरीके से जनता को, शासन के द्वारा हिंसक तरीकों से जनता को रोकने के प्रयास किए, जनता को रोकने के प्रयास किए गए। अब हुआ ये कि एक तरफ जनता निहत्थी अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए विरोध कर रही है, सड़कों पे जनता रैलियां निकाल रही है, डिमांड कर रही है कि शासन क्या करे, उनके स्थानीय नेताओं को छोड़ दे, रिहा कर दे। वहीं सरकार ने क्या किया, इतने बड़े स्तर पर जब उन्होंने देखा कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हिंसा से दमन करना शुरू कर दिया। कहते हैं बहुत सारे लोगों की जान चली गई, लाठीचार्ज वगैरह, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, उस हिंसा में, जो शासन के द्वारा जो हिंसा की गई उसमें। और गांधी जी ने और राष्ट्रवादी नेताओं ने ये घोषणा कर दी कि अखिल भारतीय स्तर पर जहां तक संभव हो सके मजदूर जितने हैं हड़ताल पे बैठ जाएं। ठीक है, सारी दुकानें जितनी भी हैं जिनकी शासन को कहीं जरूरत पड़े, सब बंद कर दीजिए, कोई काम मत करो, सारा काम बंद कर दो, कोई राजस्व मत दो, किसी भी तरीके से सरकार का सहयोग मत करो। ठीक है, क्योंकि ये भारतीयों के, भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। तो अगर अब नहीं बोलेंगे आप तो फिर कब बोलेंगे। तो कहते हैं कि जब ऐसा देखा गया कि पूरा का पूरा भारत, इस पूरी भारतीय स्तर का पहला आंदोलन भारतीय स्तर पे चला और इतने सारे राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन मिला, तो गुस्से में ब्रिटिश शासन ने क्या करना शुरू कर दिया, हिंसा करनी शुरू कर दी। 9 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई, 10 अप्रैल से विरोध प्रदर्शन हुआ तेज, और उसके बाद हिंसा होने लग गई। 13 अप्रैल को बैसाखी थी, बैसाखी का दिन था, और उस दिन बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए, क्योंकि बैसाखी के दिन क्या होता है, बहुत सारे लोग दूर दूर से लोग आते हैं अमृतसर, है ना। ठीक है, अमृतसर आकर, क्योंकि वो उनका एक होली प्लेस माना जाता है, ठीक है, स्वर्ण मंदिर है,
तो वहां पर बहुत सारे तीर्थ यात्री भी आए थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी मना रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस विरोध में शामिल थे। लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हजारों की संख्या में लोग, वहां पर एक गार्डन था, बाग था, उसका नाम था जलियांवाला, जलियांवाला नाम था उसका, उस बाग में जाके बैठ गए, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। उसमें बहुत सारे तीर्थ यात्री शामिल थे। कहते हैं कि शासन को जब ये सूचना मिली कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर, भीड़ इकट्ठी होकर एक बाग की तरफ जा रही है, तो वहां जो ऑफिसर थे, क्या नाम था उनका, जनरल डायर, ठीक है, उन्होंने अपने फोर्स को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि बिना किसी भी लापरवाही के, बिना किसी अर्ली वार्निंग के क्या किया जाए, फायर किया जाए, शूट करो सबको, ठीक है। और जलियांवाला बाग में पहुंचने के बाद जो उनके एग्जिट थे वो बंद कर दिए गए और गोलियों की बरसात कर दी लोगों के ऊपर, निहत्थी जनता के ऊपर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली जनता के ऊपर गोलियां चला दी गई। कहते हैं कि इतनी इतनी गोलियां जब बरसाई जा रही थी उनके ऊपर, जनता परेशान, उनको समझ में नहीं आया कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, ठीक है। अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोगों का ये परिणाम हुआ, समझ रहे हो आप। और कहते हैं कि जब जनता अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी, वहां पर एग्जिट कुछ था नहीं, तो वहीं पे क्या था, एक कुआं भी था, और लोगों ने क्या किया, उसमें कूदना शुरू कर दिया अपनी जान बचाने के लिए। कहते हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए, ठीक है। और जैसे ही ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसे नाम दिया गया जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, जैसे ही ये सूचना बाहर निकली अमृतसर से और पूरे देश में जब ये सूचना फैले, तब इसका पूरे अखिल भारतीय स्तर पर और ज्यादा तेजी से इसका विरोध होना शुरू हुआ। तब हैरान, गांधी जी के लिए बहुत बड़ी शौक वाली बात थी, एक तरीके सदमे वाली बात थी। क्यों? क्योंकि जनता उनके अहिंसा की बात सुनकर, उनके अहिंसा के मार्ग पर चलकर प्रदर्शन कर रही थी, और शासन ने क्या किया, हिंसा का सहारा लिया। और तब भारत की ये जो सूचनाएं थी, ये जानकर भारत में भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे भारत में फैलाई गई, और भारत से बाहर भी, और जगह जगह पर यह दिखाया गया इंटरनेशनल लेवल पर कि देखिए ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये लोकतांत्रिक सरकार है, रॉलेट एक्ट जैसे एक्ट लाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली जनता के ऊपर गोलीबारी करती है। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, और फिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस हत्याकांड का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये हुआ, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन मार्क लगने लगे, वैसे उन्होंने क्या किया, जनरल डायर को कहा कि अब आप पद से हटिए, इसकी जांच की जाएगी कि आपने जो किया वो सही किया या गलत किया। इस हत्याकांड की जांच करने के लिए कमीशन बिठाया गया, एक आयोग बिठाया गया, उसे क्या क्या कहा जाता है, हंटर कमेटी, हंटर, ठीक है। अब हंटर नाम से दो चीजें आएंगी, एक हंटर कमेटी जो बैठी थी वो जनरल डायर के ऊपर जांच करने के लिए बैठी थी, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसमें। एक हंटर कमीशन आप एजुकेशन के लिए भी पढ़ोगे, ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो लिखो, अब कुछ नोट्स लिख लो। लास्ट लाइन क्या लिखी थी वो बताइए। स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया, फिर जनता ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और शासन ने हिंसक रूप से इसका दमन करना शुरू किया। लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल, हाँ जी, वेरी गुड धीरज, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों की संख्या में, बैसाखी के दिन हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर
अमृतसर के जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग की ओर जा रहे थे। लिखो, इसकी जानकारी मिलने पर शासन के द्वारा इन्हें रोकने के आदेश दिए गए। यह जानकारी मिलने पर शासन के द्वारा इन्हें रोकने के आदेश दिए गए। लिखो, सुरक्षा अधिकारी जनरल डायर के द्वारा, हाँ कंटिन्यू, सुरक्षा अधिकारी जनरल डायर के द्वारा बिना चेतावनी के जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया। गोलियां चलाने का आदेश दिया गया। इस आदेश के परिणाम स्वरूप हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए। कहते हैं लगभग 15,000 लोग इकट्ठे हुए थे। हजारों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए। इस घटना को और आपको पता है इतने लोगों की जान कितनी देर में गई? 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। 10 मिनट, 10 मिनट में इतने लोगों की जान ले ली गई। ठीक, क्या लिख रही थी लास्ट लाइन बोलेगा? इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। हाँ, मेजॉरिटी तो वही थे। आदेश देने वाला जिम्मेदार है, जो कमांड करता है, कमांडिंग फोर्स, वो कमांडिंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, लिखो, इस हत्याकांड की सूचना बहुत तेजी से पूरे भारत में फैली, बहुत तेजी से पूरे भारत में फैली और अखिल भारतीय स्तर पर इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा स्टार मार्क करके। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसका विरोध किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया। हाँ जी बेटा, शॉर्ट हेडिंग इसी का लिखो, शासन ने इस विरोध को शांत करने के लिए अक्टूबर 14 अक्टूबर 1919 को
एक हंटर आयोग का गठन किया 14 अक्टूबर। हंटर आयोग का गठन किया। इस आयोग ने जनरल डायर के आदेश की निंदा की। जनरल डायर की निंदा, उनके आदेश की निंदा की। क्या कहा गया कि आपका जो ऑर्डर था वहां पर फायरिंग का वो गलत था, ठीक है, उसकी निंदा की। जनरल डायर को पद छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन पद छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें कोई कठोर दंड नहीं मिला। लिखो, ब्रिटेन लौटने के बाद जनरल डायर का सम्मान किया गया। उनके इस कृत्य को साम्राज्यवाद की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया गया। साम्राज्यवाद की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जी, आवश्यक कदम बताया गया। ठीक है, लिखे नेक्स्ट पॉइंट। लिखो, 13 मार्च 1940 को, अब 1940 में पहुंच गए। 13 मार्च 1940 में लिखो, 13 मार्च 1940 में एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ऊधम सिंह ने लंदन पहुंचकर जनरल डायर की हत्या कर दी। और इस हत्याकांड का बदला लिया। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट लिखिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टार मार्क करके लिखिए। इस रॉलेट सत्याग्रह के दबाव में सरकार को रॉलेट अधिनियम वापस लेना पड़ा। रॉलेट अधिनियम वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार्क के साथ, इस सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी संपूर्ण भारतीय स्तर पर जन आंदोलन के नेता के रूप में उभर गए। ठीक है, यहां तक काफी है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर तो पढ़ लिया।
असहयोग आंदोलन तक हम नहीं पहुंच पाए, तो वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन में भी सभी रिवीजन कर लेना, जितने भी नोट्स लिखे हैं आज उनको ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना। जय हिंद शिवम। थैंक यू एवरीवन।